नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए.पी. रायते आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। छात्रों, बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद एचएससी बोर्ड ने पिछले हफ्ते हिंदी के नए प्रश्न पत्र का प्रारूप 2020-21 के लिए प्रदर्शित किया है। इस नए प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है उसका अध्ययन उसे आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझ लेने वाले हैं। देखिए, इस साल हमारा पूरा पाठ्यक्रम बदला हुआ है, नया पाठ्यक्रम आया है, न्यू सिलेबस 2020 को जो आया है। इस पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए उसको सामने रखकर ये जो नया प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसे समझना आवश्यक है। इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद बहुत सारे बदलाव पिछले प्रश्न पत्र के मुकाबले किए गए हैं और इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप पता होना और उस प्रारूप के अनुरूप तैयारी करना आवश्यक होता है। इसीलिए आए हुए प्रश्न पत्र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझ लेने वाले हैं। आज की इस अलग अलग कठिनाइयों के कारण, स्थितियों के कारण, परिस्थितियों के कारण जो देरी हुई है प्रश्न पत्र आने में, तो काफ़ी देरी हुई है, नहीं तो शुरू में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, जब भी आए तो भी उस हिसाब से हमें उसका प्रिपरेशन करना आवश्यक है। और इसलिए हम प्रश्न पत्र के इस नए प्रारूप का स्वरूप आज देखने वाले हैं। देखते हैं क्या बदलाव किए हैं, किस तरह के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं, उस प्रश्न पत्र का पूरा प्रारूप क्या है वो भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे के द्वारा हिंदी की ये प्रश्न पत्र का प्रारूप हमारे सामने रखा है। कक्षा 12वीं का ये है। मूल्यमापन आराखड़ा 2020। ये प्रश्न पत्र आज के इस बदले हुए स्वरूप में उसे प्रश्न पत्र के बदले उसे कृति पत्रिका कहा जाता है। तो इस नए प्रकार की मूल्यमापन पद्धति को स्वीकारते हुए हम इस कृति पत्रिका का प्रारूप जो है वो समझने वाले हैं। ये पूरी जो प्रश्न पत्रिका है यह 80 अंकों के लिए ही दी गई है और इसका समय जो है वो 3 घंटे का है। 80 अंकों के लिए ये दी गई है और 3 घंटे का समय जो है ये तो यह जो अंक है और समय जो है वो तकरीबन पिछला ही समय जो था या पिछले जो मार्क्स थे उसी तरह से उसे डिज़ाइन किया गया है, उसी तरह से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्रिका या कृति पत्रिका का पहला विभाग है गद्य विभाग। इस गद्य विभाग को कुल 20 अंक दिए गए हैं। 20 अंकों के लिए गद्य विभाग पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप, कृतियों का स्वरूप हम देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, या प्रश्न का स्वरूप किस तरह से होगा ये हम समझ लेते हैं। देखिए, कृति 1 अ, परिच्छेद पढ़कर लगभग 180 से 200 शब्दों में परिच्छेद दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा या दी गई कृतियों को अच्छी तरह से लिखना होगा या पूरी करना होगा। तो ये जो पहली कृति है ये 6 अंकों के लिए दी गई है। ये कृति बेसिकली आकलन पर आधारित है। तो आपने इस परिच्छेद को किस तरह समझा, इसका आकलन करने के लिए यह कृति दी जाती है। कोई किसी तरह की वेन डायग्राम दी जाती है, कोई संकल्पना चित्र दिया जाता है और उस वेन डायग्राम को समझने के बाद उस परिच्छेद के आधार पर, उस पैसेज के आधार पर आपको उसका उत्तर जो है वो सही से लिखना होता है। उसमें बेसिकली 4 चीज़ें, 4 जगहों पर उत्तर लिखने आवश्यक होते हैं या 4 चीज़ें आपको लिखनी होती है कम से कम, और इसलिए हर एक के लिए आधा अंक दिया जाता है। 4 घटक पूछे जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक होता है। कुल मिलाकर इस कृति के लिए 2 अंक आपके दिए जाएंगे।
उसके बाद जो प्रश्न पत्र है, कृति पत्रिका है, उसमें पहला क्वेश्चन होने के बाद, कृति का पहला क्वेश्चन होने के बाद या कृति होने के बाद दूसरी कृति दी जा जो होगी वो शब्द संपदा पर आधारित होगी। आपकी भाषिक क्षमता, आपका लैंग्वेज के बारे में क्या नॉलेज है, उसे जांचने के लिए, परखने के लिए ये शब्द संपदा के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। बेसिकली इसमें भी 4 घटक आएंगे और प्रत्येक घटक लिखने के लिए आधा अंक वहाँ पर होगा। उसमें भी कोई डायग्राम दी जाएगी या किसी तरह के चित्र का संकल्पना चित्र दिया जाएगा, उसको पूरा करना होगा। शब्द संपदा में सामान्यतः किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है, तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि समानार्थी शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, शब्द युग्म लिखिए, इस तरह की शब्द या विधानार्थी, ऐसे की अलग अलग तरह के शब्द संपदा जो है उसमें आपकी भाषिक क्षमताओं को जांचने के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद ये भी 2 अंकों के लिए ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद आएगा अभिव्यक्ति पे आधारित ये क्वेश्चन होगा। दिए गए जो पैसेज होगा, परिच्छेद होगा, उस परिच्छेद के आधार पर एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किया जाएगा और उस क्वेश्चन को आपको समझकर आपका मत वहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। जो भी विषय दिया जाएगा उस विषय पर आपके विचार क्या है वो प्रदर्शित करने होंगे, सही तरह से प्रदर्शित करने होंगे और तकरीबन 40 से 50 शब्दों में आपको उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी आवश्यक होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कुल मिलाकर तीनों को 2-2-2 ऐसे 6 अंकों के लिए ये पहला प्रश्न या पहली कृति जो है आपके प्रश्न पत्र में या कृति पत्रिका में सम्मिलित होगी। ये गद्य विभाग पर आधारित होगी। इसके बाद कृति 1 में दूसरी जो कृति आएगी, कृति आ, ये उसी तरह का परिच्छेद पर आधारित ही यह कृति होगी। 180 से 200 शब्दों तक का परिच्छेद दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैसेज को, पैराग्राफ को, परिच्छेद को आपको पढ़ना होगा और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे। उसी तरह का मॉड्यूल यहाँ पर भी देखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आकलन के आधार पर होगा और उसके लिए कुल अंक 2 होंगे। शब्द संपदा पर उसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और 2 अंकों के लिए ये भी होगा। उसके बाद अभिव्यक्ति उसी तरह से किसी विषय को आपके सामने रखा जाएगा, वो परिच्छेद से रिलेटेड होगा और इस विषय पर आपका मत क्या है ये पूछा जाएगा और आपको उसके बारे में अपने विस्तृत विचार जो है प्रदर्शित करने होंगे। ये 2 अंकों के लिए होगा। कुल मिलाकर ये कृति 1 आ भी 6 अंकों के लिए कुल होगी। अब आगे कृति 1 में ई, लघुत्तरी उत्तर 60 से 80 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखने हैं, 3 में से 2। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें समझनी होगी कि पहला जो प्रश्न पत्र का प्रारूप था, इससे पहले का जो प्रारूप था, इसमें ये लघुत्तरी प्रश्न नहीं था। प्रश्न या कृति पत्रिका में परिच्छेद दिए हो जाते थे और उसके आधार पर आपको उसके प्रश्न पूछे जाते थे। आप उसके उत्तर उस परिच्छेद को उसी समय पढ़ते थे, उसको समझते थे और उसके उत्तर उसके आधार पर लिखते थे। यहाँ पर ये लघुत्तरी प्रश्न जो है वो सम्मिलित करने के कारण इसका जो लाभ हुआ है वो लाभ यह है कि सामान्यतः जो स्थिति पहले इस तरह का प्रश्न न होने के कारण जो परिच्छेद होता था उसी को पढ़कर उसी के आधार पर उत्तर लिखने होते थे। इसलिए ज़्यादातर छात्र पूरा पाठ्यक्रम जो है उसका या जो दिए जाते थे सारे प्रकार के पाठ, उसका अध्ययन नहीं करते थे। लेकिन इस प्रश्न के कारण आप किसी भी पाठ के आधार पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी पाठों का अध्ययन करना अनिवार्य है, सबको समझ लेना अनिवार्य है और उसको याद रखना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको याद करके लिखने होंगे। इसके लिए कोई परिच्छेद वहाँ पर नहीं होगा और इसीलिए आपको उसकी जानकारी या उस पाठ का पूरा अध्ययन पूरी तरह से होना आवश्यक है और इसीलिए यह प्रश्न
जो नए तरीके से या नए प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया गया है, इसका स्वरूप देखने के बाद आपको सभी तरह के प्रश्नों का आकलन, सभी तरह के पाठों का सही तरह से आकलन करके, अध्ययन करके उसके ऊपर 60 से 80 शब्दों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी करना आवश्यक होगा। ये आपको 3 दिए जाएंगे, 3 में से 2 आपको लिखने होंगे और कुल अंक 6 होंगे, मतलब हर एक के लिए 3 अंक एक के लिए यहाँ पर दिया जाएगा और 3 अंकों के लिए आपको उत्तर लिखना होगा। तकरीबन 60 से 80 शब्दों तक ये उत्तर होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। और अगर पेज के हिसाब से देखें तो बोर्ड का जो आंसर शीट होता है उस आंसर शीट का कम से कम आधा पेज या थोड़ा सा आधा से ज़्यादा उत्तर, उसका लेंथ जो है वो होनी चाहिए और सही तरह से लिखना आवश्यक है, शुद्ध भाषा में उसका उत्तर लिखना आवश्यक है। सभी बातों को उसमें जांचा जाता है, आपका लेखन, उत्तर के कंटेंट क्या है, उसकी लेखन शैली क्या है, उसमें शुद्धता कितनी है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इस सभी चीज़ों को देखकर आपको ये 6 अंकों में से अंक जो है आपको प्राप्त होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ऊपर के जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो अगर आप सही लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं, लेकिन ये जो लघुत्तरी क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव है और ऐसे क्वेश्चन को खास करके लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि काफ़ी परेशानियाँ, मार्क्स प्राप्त करने में काफ़ी परेशानियाँ होती है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ या बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे गलत करते हैं उसको, उसके कारण उनके अंक कटते हैं। तो उन सभी गलतियों को दूर करके सही शुद्ध रूप में उत्तर लिखना और पूरा उत्तर लिखना आवश्यक होगा और उसके लिए सभी पाठों का अच्छे से अध्ययन करना आवश्यक होगा, यह हमें याद रखना है। अब आगे चलते हैं। आगे है ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए 4 में से 2 साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। अब देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे पूछते थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि सर जो पाठ्य पुस्तक हम पढ़ते हैं उस पाठ्य पुस्तक में जो लेखक का परिचय वहाँ पर दिया गया है, उस परिचय को पढ़ना आवश्यक है क्या, पढ़ना चाहिए क्या, उसको समझना चाहिए क्या, वो ज़रूरी है क्या, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं क्या। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है 2 अंकों का प्रश्न जो है अब इस नए कृति पत्रिका के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है। साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब साहित्य की अलग अलग विधाएं जो पाठ दिए जाते हैं, देखिए उसके ऊपर साहित्य विधा का परिचय दिया जाता है, साहित्यकार का परिचय दिया जाता है, साहित्य विधा की विशेषताएं बताई जाती है, उनके लिखे हुए बहुत सारे साहित्य दिए जाते हैं, उस पाठ का परिचय दिया जाता है। तो इसमें साहित्य संबंधी ज्ञान जो है वो छुपा रहता है, उस सब को पढ़कर उसे समझना आवश्यक है, ताकि उसमें उस पर आपको उस के आधार पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 4 में से कम आपको 2 के उत्तर लिखने होंगे 2 अंकों के लिए। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें पाठ्य पुस्तक में दिए गए वो सभी परिचयों को भी याद रखना होगा, अगर हमें ये 2 अंक प्राप्त करने हैं उस के आधार पर ये 2 अंक हमें मिल सकते हैं। बहुत सारी साहित्य के बारे में, साहित्य संबंधी जानकारी जो है उसके आधार पर हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से ये भी एक नए तरीके का प्रश्न इस नए प्रारूप में सम्मिलित किया गया है, उसको याद रखना है और उसके आधार पर हमें उसके भी उत्तर लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की कृति है मतलब आगे का विभाग है, विभाग नंबर 2 क्रमांक 2 पद्य विभाग। इसके लिए भी कुल 20 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। गद्य विभाग के लिए भी 20 अंक है, पद्य विभाग के लिए भी 20 अंकों के प्रश्न जो है या कृतियाँ जो है हमारे नए प्रश्न पत्र के प्रारूप में सम्मिलित किए गए हैं। अब देखिए इसके आधार पर जो कृतियाँ होगी वो किस तरह की होगी। कृति 2 और पद्यांश पढ़कर उसके आधार पर दिए गए कृतियों को पूर्ण कीजिए या कृतियों को सॉल्व कीजिए, ऐसा
क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जो पद्यांश होगा वो तकरीबन 8 से 12 पंक्तियों का होगा। 8 से 12 पंक्तियों में दिए गया पद्यांश मतलब पोएट्री का कोई अंश दिया जाएगा, कविता का कोई भाग दिया जाएगा। पूरी कविता शायद न होगी या छोटी होगी तो ही होगी, नहीं तो उसका कुछ अंश, कुछ भाग, हिस्सा दिया जाएगा, कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी, कुछ स्टांजास दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको इन कृतियों को सॉल्व करना है। इसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा आकलन कृति के ऊपर होगा। उसी तरह से 4 घटक दिए जाएंगे, हर एक घटक के लिए आधा अंक वहाँ पर होगा। इसके लिए कुल मिलाकर आपको 2 अंक जो है इसके लिए दिए जाएंगे। शब्द संपदा के लिए शब्द संपदा जांचने के लिए ये प्रश्न दिया जाएगा। 4 घटक उसमें भी होंगे, हर एक घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा और आपको उसके आधार पर उसको सॉल्व करना होगा। प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा, कुल मिलाकर इसके भी 2 अंक वहाँ पर बनेंगे। अभिव्यक्ति के लिए 40 से 50 शब्दों में अभिव्यक्ति आपको करनी होगी। आपका मत जो है प्रदर्शित करना होगा। जो भी कविता दी जाएगी उस कविता में जो भी संदेश होगा, उसमें जो भी विचार व्यक्त किया जाएगा, उस विचार को मद्देनज़र रखते हुए आपको उसके आधार पर आपको आपका मत जो है वो पूछा जा सकता है और ये अभिव्यक्ति का प्रश्न है। आप अपने तरह से आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है, उसमें प्रदर्शित करने होंगे। 2 अंकों के लिए ये भी क्वेश्चन होगा। कृति 2A में पद्यांश के आधार पर फिर से उसी तरह की कृति होगी। 8 से 12 पंक्तियों का पद्यांश होगा। पोएट्री या 3 से 4 स्टांजा होंगे और उस 8 से 12 पंक्तियों के पद्यांश को पढ़कर उसको समझकर उसके आधार पर उसी तरह की कृति आएगी। आकलन कृति होगी। 4 अंकों के 2 अंकों के लिए 4 घटक होंगे, हर एक घटक के लिए आधा अंक होगा। कुल मिलाकर 2 अंक वहाँ पर दिए जाएंगे। शब्द संपदा के लिए भी उसी तरह से 4 घटक पूछे जाएंगे। उसमें उसको लिखने के बाद हर एक घटक का मार्क जो है वो आधा अंक होगा। कुल मिलाकर चारों के लिए 2 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं और इस इस कृति के लिए आपको 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। अभिव्यक्ति के लिए उसी तरह से 40 से 50 शब्दों में आपको अभिव्यक्त होना होगा। आपके विचार हो जो है उस प्रस्तुत विषय के बारे में दर्शाने होंगे, दिखाने होंगे, सही तरह से बताने होंगे। आपको इसके लिए भी 2 अंक दिए जाएंगे। कुल मिलाकर इस कृति के लिए भी 6 अंक आपको दिए गए हैं। अब इसके आगे ये नए प्रकार का प्रश्न आपके इस प्रारूप में सम्मिलित किया गया है, रसास्वादन। ये रसास्वादन जो है इसके लिए आपको 2 कविताओं के नाम दिए जाएंगे या 2 कविताओं को बताया जाएगा और उसको देखकर या उन कविताओं के आधार पर उन कविताओं का आपको रसास्वादन करना होगा। रसास्वादन ये नई लेखन शैली है आपके लिए, नई तरीके से सम्मिलित किया गया ये प्रश्न है। आपने पिछले साल या 8वीं 9वीं 10वीं में भी इसका बेसिक जो है वो समझ लिया है या उसका अध्ययन किया है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर कुछ हद तक आपने लिखे भी है, इसलिए आपका तो स्वाभाविक उसका परिचय जो है वो हो गया है। लेकिन 12वीं कक्षा में जो रसास्वादन करना होगा वो उस कक्षा के हिसाब से उतना अच्छा होना चाहिए। उसके जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, उसके जो स्तर है उसको देखते हुए उसके हिसाब से आपको रसास्वादन करना होगा। और ये कुल मिलाकर 6 अंकों का प्रश्न है। देखिए, एक रसास्वादन लिखने के लिए आपको 6 अंक है, मतलब आपको विस्तृत रूप में उसका रसास्वादन करना होगा। उस पूरी कविता का सही मात्रा में आपने किस तरह से मतलब अध्ययन किया है, आकलन किया है, समझा है, उसमें आपने क्या देखा है, ये सभी आपको वहाँ पर विस्तृत रूप से लिखना होगा। उसके जो पूरे स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को देखकर उसके आधार पर ही आपको उसको लिखने होंगे। 100 से 120 शब्दों में ये रसास्वादन कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स कैसे होंगे, हम ये जब अंत में पढ़ेंगे, मतलब राइटिंग स्किल जो होंगे उसके आधार पर या
उसे में अभी राइटिंग स्किल सामान्यतः यही एक बचा है, बाकी राइटिंग स्किल तो अभी शायद निकाले गए हैं। इसलिए हम रसास्वादन कैसे करते हैं उसकी स्टेप्स जो है वो भी आगे देखने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम उस प्रश्न की तैयारी करेंगे। अब देखिए आगे है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित 2 अंकों के लिए। उसी तरह से जैसे गद्य विभाग पर आधारित प्रश्न थे, इसी तरह के प्रश्न पद्य विभाग पर आधारित होंगे। वो जो परिचय दिए जाता है उस परिचय में जो साहित्यिक जानकारी है उस साहित्यिक जानकारी को हमें याद रखना होगा और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने होंगे। तो 2 अंक उसमें से हमें प्राप्त हो सकते। ऐसे कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रश्न है 6, 12, 18 और 2 20, ऐसे कुल 20 अंकों के लिए ये पद्य विभाग के प्रश्न जो हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। विभाग क्रमांक 3 विशेष अध्ययन अंक 10 अंकों के लिए प्रश्न प्रकार या कृति हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं, नए प्रश्न पत्र के प्रारूप में सम्मिलित किए गए हैं। देखिए क्या है इस विभाग 3 में विशेष अध्ययन के लिए। जो विशेष अध्ययन के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में कनुप्रिया नामक खंड काव्य दिया है या काव्य दिया गया है, उसके आधार पर ये पूरे 10 अंकों का प्रश्न है और इसीलिए हमें उस कनुप्रिया का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है, उसको अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। क्या होगा इस विशेष अध्ययन में, किस तरह की कृति आएगी वो भी हमें समझना होगा। कृति 3 और पद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर दी गई कृतियों को पूर्ण कीजिए, इस तरह का वो प्रश्न होगा। कुल 8 से 12 पंक्तियों का यह पद्यांश दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको उसके उत्तर जो है वो लिखने होंगे। पहली आकलन कृति सामान्यतः आएगी, 4 घटक पूछे जाएंगे, प्रत्येक घटक के उत्तर के लिए आपको आधा अंक होगा। कुल 4 घटकों के लिए 2 अंक कुल मिलेंगे। तो हर एक घटक का सही अगर उत्तर आप लिखते हैं, कृति को सॉल्व करते हैं, तो आपको पूरे 2 मिलेंगे। जितने आपके गलत होंगे उस हिसाब से आपके आधे अंक, हर घटक के हिसाब से आपके अंक कट सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही लिखने हैं, अच्छे तरह से उसको समझना है। शब्द संपदा उसी तरह से, शब्द संपदा के ऊपर 4 घटक पूछे जाएंगे, हर एक घटक के लिए आधा अंक होगा। कुल 4 घटक सही लिखने पर आपको 2 अंक जो है प्राप्त हो गए। यहाँ पर भी अभिव्यक्ति जो है वो पूछी जाएगी। अभिव्यक्ति के लिए 40 से 50 शब्दों में आपको अपना मत जो है वो प्रदर्शित करना होगा। उसके लिए आपके 2 अंक जो है वो प्राप्त होंगे। ऐसे कुल मिलाकर इस कृति के लिए, कृति 3 के लिए 6 अंक कुल आपको दिए गए हैं, प्रश्न पत्र में सम्मिलित किए गए। आपको उसे समझकर उस तरह से उसकी भी तैयारी करनी है। आगे देखिए कृति 3 में लघुत्तरी उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखने होंगे। 2 प्रश्न दिए जाएंगे इसी कनुप्रिया के आधार पर। अब पहले तो ठीक था कि 8 से 10-12 पंक्तियां दी जाएंगी, उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाने वाले थे। यहाँ पर अब कोई पद्यांश नहीं दिया जाएगा, आपको पूरी जो कनुप्रिया काव्य आपने पढ़ा है उस काव्य के बलबूते या आधार पर आपको 2 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और उस 2 लघुत्तरी प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में यहाँ पर लिखना आवश्यक होगा। उसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, 2 में से 1। तो इस तरह का ये क्वेश्चन होगा। इसको भी आपको, इस क्वेश्चन का भी आपको सही तरह से प्रिपरेशन करना होगा और ये आपको पूरी तरह से माइंड में रख के, मतलब पढ़कर उसे याद करके जाना है और याद करके उसका उत्तर जो है वो लिखना है। इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी होगी और उस आधार पर आपको इसकी तैयारी जो है वो करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली 20 अंकों के लिए, ये विभाग 4 है। ये इसके आधार पर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं कुल 20 अंकों के लिए है। मतलब ये भी
एक बड़ा विभाग है, हम कह सकते हैं। इसमें कृति 4 जो आएगी अ, दीर्घोत्तरी उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए। 6 अंकों के लिए एक ही प्रश्न होगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और उसका ही आंसर आपको लिखना होगा। कोई उसके लिए ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर आपको लिखना है तो उसका ही उत्तर लिखना होगा 6 अंकों के लिए। 100 से 120 शब्दों में मतलब कम से कम 1.5 पेज, एक से 1.5 पेज के बीच में उसका आंसर जो है वो होना चाहिए 6 अंकों के लिए। और वो जो है आपकी जो व्यावहारिक हिंदी की जो पाठ है, उस व्यावहारिक हिंदी के पाठ के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कुल जो 5 पाठ दिए गए हैं, पल्लवन, पिक्चर लेखन में उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, इसमें से एक तो इस साल नहीं है पाठ पढ़ने के लिए, लेकिन बचे हुए 4 जो है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और उसके आधार पर, उन चारों के आधार पर आपको आप पूछे गए किसी भी पूछा गया जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखना होगा। सही तरह से इस प्रश्न का उत्तर सही तरह से लिखना आवश्यक है, सही शब्दों में लिखना आवश्यक है, इस शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक है। प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, क्योंकि 6 अंकों के प्रश्न के उत्तर में ये सभी चीज़ों को, मतलब आपने क्या लिखा है, कंटेंट, जानकारी कितनी लिया, उत्तर कितना सही लिखा है, वो तो दिखा ही जाएगा। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को भी इसमें जांचा जाता है और उस पर उसको जांच कर उस हिसाब से आपको मार्क्स जो है दिए जाते हैं। इसको अथवा मतलब इसके लिए ये क्वेश्चन लिखो, या अगर ये आपको लिखना नहीं है, दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है आपको लिखना नहीं है, तो इसके लिए और भी दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, अथवा परिच्छेद दिया जाएगा आपको। इसमें से किसी एक पर आधारित परिच्छेद दिया जाएगा। 180 से 200 शब्दों को परिच्छेद होगा, परिच्छेद बहुत बड़ा होगा। उस परिच्छेद को पढ़कर आपको उसके आधार पर 6 अंकों की कृतियाँ होगी। उसमें आकलन कृति होगी तकरीबन 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए, अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। उसी तरह की कृतियाँ होगी जैसे गद्य और पद्य विभाग में थी, सामान्यतः उसका स्वरूप भी उसी तरह से होगा। और वो ये व्यावहारिक हिंदी के जो पाठ है उस पाठों पर आधारित ये परिच्छेद होंगे और उसकी कृतियों को आपको सॉल्व करना होगा। वो 6 अंकों के लिए आपको दी जाएगी। अकृति एक तो 100 से 120 शब्दों में उत्तर लिखो, ये पूर्ण करनी है। अगर ये आती है तो वो करो, अगर नहीं आती है तो दूसरा परिच्छेद के आधार पर जो कृति होगी उसको करो। दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा, या तो ये करो या तो ये करो। अगर ये करते हो तो ये मत करो, अगर ये नहीं करते हो तो ये करो। इस तरह से मतलब दोनों में से एक, ये अथवा है, ये अकृति जो है एक दूसरे के लिए आपको ऑप्शन में दी गई है। किसी एक को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, दोनों में से एक ही करनी है, इन दोनों में से कोई एक करनी है, ये याद रखिए। फिर आना है कृति आ। अब ये कृति अ के दोनों हो गए, उसमें से एक करनी है। अब ये बची हुई दूसरी जो कृति है आ, लघुत्तरीय 2 में से एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर भी लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये जो 4 पार्ट होंगे उस चारों में से किसी एक पर आपको 2 प्रश्न पूछ जाएंगे, एक पर नहीं, मतलब इन चारों में से किसी पर भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से 2 में से एक का उत्तर आपको लिखना होगा। 80 से 100 शब्दों में यहाँ पर उत्तर लिखना होगा। उत्तर जो होगा वो 80 से 100 शब्दों में होगा और कुल अंक जो है इसके लिए आपको 4 दिए जाएंगे। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर लिखने हैं तो आपको चारों पाठों का अध्ययन करना आवश्यक है, ये याद रखिए। अच्छी तरह से याद कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आपको आ में ये दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं सॉल्व करना है या नहीं आता है तो आपके लिए इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। हम देख सकते हैं कि अथवा, ये दिया गया है अथवा। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। व्यावहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित ये होगा। किसी भी मतलब हम कह सकते हैं कि प्रश्न दिए जाएंगे, उसके लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे और इस विकल्प को आपको चुनना होगा और उसके वो सही चुनकर वाक्य जो है फिर से लिखना होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप ये दीर्घोत्तरी नहीं लिखते हो तो मेरा तो कहना है, अगर ये व्यावहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित विकल्प का जो क्वेश्चन है
ये आपको आता है तो ये जरूर लिखिए, क्योंकि अगर सही विकल्प चुनते हैं तो आपको इसमें से 4 अंक जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके तो अंक कटने की नौबत या हो सकती है संभावना है, लेकिन इसमें अगर आप सही विकल्प चुनते हैं तो ये संभावना जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपको पूरे 4 अंक जो है इस प्रश्न के प्राप्त हो सकते हैं। और इसमें इंस्ट्रक्शन याद रखिए, सही विकल्प मतलब विकल्प तो सही चुनना है, लेकिन वाक्य फिर से लिखिए, मतलब पूर्ण वाक्य लिखिए। जो दिया गया है वो प्रश्न पत्र में या कृति पत्रिका में वो वाक्य तो लिखना ही है, उसके आगे जो उत्तर आपको लिखना है वो उत्तर आगे प्रिपेयर करके उसके आगे लिखना आवश्यक होता है, और उस हिसाब से आप वो लिख कर पूर्ण कीजिए। तो जब ऐसा पूरे वाक्य में मतलब इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व करते हैं तो आपको इसके पूरे 4 अंक जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको दिए गए सूचनाओं को पूरी तरह से प्रश्न पत्र में पालन करना है, गलती की कोई भी संभावना न रहे और किसी भी जगह पर हमारे मार्क कट जाए, ऐसी कोई भी चीज़ हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। और पूरी तरह से सही तरह से या 100% ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें प्राप्त हो, इस तरह की तैयारी हमें करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया, कृति अ में 2 थे, उसमें से कोई एक सवाल करना था। कृति आ में 2 है, उसमें से कोई एक सवाल करना है। अब कृति ई की ओर चलते हैं। ये अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। अब ये जो आपके परिच्छेद अब तक के जो थे वो पठित परिच्छेद थे, मतलब गद्य विभाग हो, पद्य विभाग हो या व्यावहारिक हिंदी हो, विशेष अध्ययन के लिए। यहाँ पर आपने इन परिच्छेदों का मतलब इन पाठों का अध्ययन किया है क्लास में या आपके सिलेबस में, तो इसीलिए ये आपके पठित सिलेबस है। सिन पैसेज हम जिसे कहते हैं, ये पठित परिच्छेद थे। आप जो परिच्छेद दिया जाएगा ये अपठित मतलब आपके पाठ्यक्रम में या पाठ्यपुस्तक में नहीं है, ये अननोन कहीं से रिसीव किया गया, कहीं से उठाया लिया गया है और वो आपके कृति पत्रिका में डाला गया है। और उस अपठित मतलब अनसीन पैसेज को देखकर, वो भी तकरीबन 180 से 200 शब्दों का वो परिच्छेद होगा, उसके आधार पर उसी तरह की आकलन कृति, ज्ञान संपदा और अभिव्यक्ति, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आकलन कृति के लिए 2 अंक होंगे, शब्द संपदा के लिए उसी तरह से 2 अंक होंगे, अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक होंगे। ये क्वेश्चन तो आकलन कृति हो से। शब्द संपदा याद रखिए, अब पठित जो कृति होगी उसके शब्द या उसकी शब्द संपदा ने शब्द संपदा को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए वो आसानी से आप कर पाएंगे, याद रख के उसको समझ सकते हैं। लेकिन अनसीन पैसेज की ये जो शब्द संपदा है इसके आधार पर जो क्वेश्चन आता है उस पर आपको खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने ये पैसेज पढ़ा नहीं है और इसलिए आपका हिंदी का ज्ञान अच्छा हो, उसके बलबूते पर ही आप ये प्रश्न जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये याद रखिए। तो कुल मिलाकर कृति ई के लिए कुल 6 अंक दिए जाएंगे, वो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कृति विभाग 4 में कृति बड़ी ई परिभाषिक शब्दावली 8 में से 4 परिभाषिक शब्दावली हमारे पाठ्यपुस्तक के अंत में पेज नंबर 109 और 110 में अंग्रेजी कुछ शब्द दिए, परिभाषिक मतलब दूसरी भाषा के शब्द दिए गए, विशेष रूप में अंग्रेजी भाषा के शब्द दिए हैं और उस अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया गया है। तो आपको वो 2 पेजेस पर दिए गए सभी अंग्रेजी और हिंदी शब्दों को याद करना है। बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी शब्द याद आते हैं तो उसके पर्याय हिंदी नहीं याद आते, या कोई अंग्रेजी शब्द ही याद नहीं रहता, इसलिए उसके हिंदी अर्थ को लिखना उनको संभव नहीं होता। और ये 4 अंकों का प्रश्न है, इसलिए इन सभी शब्दों को आपको याद करना होगा, इनके हिंदी अर्थ भी याद रखने होंगे। और फिर आपको उसमें से देखिए प्रश्न पूछे, शब्द दिए जाएंगे 8 शब्द दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 8 दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ आपको 4 लिखने हैं। लेकिन सिर्फ 4 लिखने के लिए कहा गया है, मतलब 4 ही मत लिखिए। अगर आते हैं तो 8 शब्दों के 8 शब्द आप लिखिए। हो सकता है उसमें से गलती से कुछ गलत हो जाए तो भी आपने एक्स्ट्रा लिखा रहे, एक्स्ट्रा लिखे होंगे तो निश्चित तौर पर कोई गलत भी हो जाए तो आपके मार्क जो है वो कटेंगे नहीं, आपको पूरे अंक जो है 4 मिल जाएंगे। इसलिए और 8 शब्द लिखने में, उसके अर्थ लिखने में टाइम ही कितना लगता है, वो शब्द लिखना है, उसके आगे उसका अर्थ लिखना है। तो उस परिभाषिक शब्दावली को याद रखिए, करिए और उसके उत्तर जो है, उसके अर्थ जो है वो अपने
उत्तर पत्रिका में सही से लिखिए और पूरे 4 अंक जो है इस प्रश्न पत्र पर दिए जाएंगे, वो आपको प्राप्त करने होंगे। इस तरह से ये कृति यहाँ पर होगी। अब देखिए विभाग 5, इस कृति पत्रिका का अंतिम विभाग, विभाग क्रमांक 5 व्याकरण का ये विभाग होगा। कुल अंक व्याकरण के लिए 10 दिए गए हैं। इस व्याकरण कृति की, व्याकरण के इस 10 अंकों के लिए जो व्याकरण होगा उसका स्वरूप हमें याद रखना होगा और उसका पूरा अध्ययन हमें करना होगा। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए 2 अंकों के लिए होगा काल परिवर्तन। करके वाक्य फिर से लिखिए। जो टेंस है हिंदी के काल परिवर्तन, इसको हमें करना होगा। ये देखिए 4 में से 2 आपको करने होंगे। 2 अंकों के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब कोई भी 2 वाक्य दिए जाएंगे, वो वाक्य को आपको अलग कालों में, मतलब ब्रैकेट कोष्टक में या ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि ये वाक्य किस काल में परिवर्तित करना है, बदलना है। एक काल में दिया होगा, हमें उसे दूसरे काल में बदलकर लिखना आवश्यक है। और इसलिए ये 4 वाक्य दिए जाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि ये 4 दिए जाएंगे, 4 में से हमें 2 करने होंगे, तो हमारे लिए 2 और ऑप्शन होंगे। अगर मतलब हम कोई भी 2 कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव हमेशा बच्चों को व्याकरण के लिए तो यही रहता है कि किसी के अंक न जाए, इसलिए हमें हमेशा ही एक कदम आगे रहते हुए हर एक क्वेश्चन के लिए कम से कम एक तो एक्स्ट्रा लिखना ही चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो भी हमारे अंक नहीं कटे, इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा तैयारी करके उसे लिखने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद होगा अलंकार। अलंकार पहचानना, 4 में से 2 अंकों के लिए। अलंकार अब यहाँ पर लिखने नहीं है, उसकी व्याख्या लिखनी नहीं है, उसके लक्षण लिखने नहीं है, उसके उदाहरण कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ अलंकार के उदाहरण दिए होंगे और उन उदाहरणों को पहचान कर, मतलब उस उदाहरण में किस तरह का अलंकार का प्रयोग हुआ है उसे पहचान कर लिखना होगा। कुल मिलाकर जो अलंकार हमारे पढ़ने में है, उस पढ़ने में आए हुए अलंकारों को समझना होगा और उसमें से कोई उदाहरण होगा तो वो हमें उसके प्रकार को निर्धारित निश्चित करके उसको लिखना होगा। ये काफ़ी कठिन है, इतना आसान जितना हमें लगता है उतना नहीं है। 2 अंकों के लिए है, लेकिन अभी इसके लिए हमें अलंकार के सभी लक्षणों को याद रखना होगा कि किस स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, और वो सभी चीज़ों को याद करना होगा, और तभी जाके हम सही अलंकार को पहचान पाएंगे। और इसीलिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, 2 अंकों के लिए है। रस, ये भी महत्वपूर्ण है। कोई भी 4 पद या कोई भी 4 हम कह सकते हैं कि प्रश्न दिए जाएंगे, कृतियाँ दी जाएंगी या पंक्तियाँ दी जाएंगी, और उनमें किस तरह के रस का अंतर्भाव है, किस तरह के रस उस पद में से प्रदर्शित होते हैं, वो हमें दर्शाना होगा। तो उसमें से रस को पहचानना होगा। 4 में से 2 यहाँ पर होंगे। 2 अंकों के लिए ये भी क्वेश्चन होगा। उसके बाद है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 में से 2 अंकों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अंक देता है आपको। अब देखिए 2 अंकों के लिए है, 4 में से 2 रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ये पहला तो अर्थ लिखना है, दूसरा वाक्य में प्रयोग करना है। 2 चीज़ें करनी होगी। अर्थ लिखने के लिए 1 अंक होगा, वाक्य में प्रयोग करने के लिए 1 अंक होगा। यहाँ पर और एक चीज़ महत्वपूर्ण याद रखनी होगी, जो अर्थ के लिए 1 अंक है और वाक्य में प्रयोग करने के लिए 1 अंक है, लेकिन जब तक आप अर्थ नहीं लिखते तब तक वाक्य में प्रयोग करने के अंक जो है आपको प्राप्त नहीं हो सकते। उसका मतलब यह है कि जब आप अर्थ लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको पूरा 1 अंक मिल जाएगा। या तो सॉरी, इसके लिए अर्थ के लिए आधा अंक है और वाक्य में प्रयोग के लिए आधा अंक है। अगर आप यहाँ पर अर्थ लिखते हैं तो आधा अंक मिल जाता है, वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आधा अंक मिल जाता है। कुल मिलाकर दोनों से लिखे तो पूरा 1 अंक जो है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूरा 1 अंक जो है मिल जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में आपने अर्थ लिखा तो आपको आधा अंक मिल जाएगा, वाक्य में प्रयोग नहीं किया तो भी आधा अंक मिल जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में आपने अर्थ नहीं लिखा और वाक्य में प्रयोग सही किया है, फिर भी आपको अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप अर्थ नहीं लिखते तब तक आपको मुहावरे का अर्थ ही पता नहीं, तो आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। इसलिए अर्थ लिखना अनिवार्य है, तभी आपको कम से कम आधा अंक मिल सकता है। और पूरा अंक प्राप्त करना है तो अर्थ भी लिखिए, वाक्य में प्रयोग भी कीजिए।
और 4 में से 2 दिए गए, तो मेरा मानना है कि हमेशा कम से कम 3 तो लिखिए ही लिखिए। अगर कोई गलत हो गया तो आपको अंक न कटे, इसलिए एक तो एक्स्ट्रा कम से कम लिखिए। अगर हो सके तो चारों के भी, अगर अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना मुमकिन है तो चारों कीजिए। इस कृति पत्र का अंतिम प्रश्न होगा वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर बहुत ये आपकी भाषिक क्षमताओं को, आपका भाषिक ज्ञान किस तरह का है, ये जांचने के लिए ये प्रश्न जो है, ये कृति जो है आपकी कृति पत्रिका में सम्मिलित की गई है। इसमें जो वाक्य होते हैं वो वाक्य सामान्यतः 2 से 3 जगह पर, 2 जगहों पर नॉर्मली अशुद्ध करके रखी जाती है और आपको कहा जाता है कि यहाँ इस वाक्य में जो अशुद्धियाँ है वो अशुद्धियाँ ढूंढो और उन अशुद्धियों को दूर करके वाक्य शुद्ध करके लिखिए। अब ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बच्चे उसमें भी गलती कर जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ ढूंढ नहीं पाते, तो वो शुद्ध नहीं कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि वो अशुद्धियाँ ढूंढते हैं लेकिन शुद्ध कैसे करें इसकी जानकारी नहीं होती, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। कभी कभी होती है कि अशुद्धियाँ जो अशुद्ध शब्द छोड़ देते, वैसे के वैसे रखते हैं, दूसरे जो शुद्ध शब्द है वाक्य में उसको ही तोड़कर मटोड़कर फिर से अशुद्ध कर दे, मतलब पहले से अशुद्ध वाक्य है और ज़्यादा अशुद्ध कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर स्थिति में मार्क्स कटते हैं। हमें सही अशुद्धियाँ ढूंढनी होगी और उन सही अशुद्धियों को दूर करके वाक्य फिर से लिखना होगा, पूरा वाक्य भी लिखना होगा। सिर्फ वो अशुद्ध शब्द शुद्ध करके लिखकर नहीं चलेगा, पूरा वाक्य फिर, मतलब ये बात हमेशा याद रखना है। हम 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारा पेपर भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं। उसमें कोई कमी नहीं रखनी है, जो भी कमी रखी जाएगी उसके अंक कटेंगे। वहाँ पर जो कृतियाँ दी जाती हैं उन कृतियों को उसी तरह से निभाना है जिस तरह से क्वेश्चन पेपर, मतलब जो वेन डायग्राम होती है वो वेन डायग्राम को निकालना आवश्यक होता है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि अभी इसका उत्तर लिखते थे, सपोज हम कह सकते हैं कि इस तरह का वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें 4 जगहों पर ऐसा उत्तर लिखने के लिए दी गई जगह है। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और इस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद उसके 4 ऑप्शन वहाँ पर लिखने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसका उत्तर लिखने के लिए उस क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं या उस कृति का नंबर डाल देते हैं, कृति फर्स्ट 2, उसका उत्तर जो है इस फॉर्मेट में आना चाहिए। लेकिन बच्चे वो कृति निकाल या वो डायग्राम निकालते नहीं, वो क्या करते हैं फिर उसका ये पहला है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले का उत्तर यहाँ पर लिख देते, दूसरे के यहाँ पर लिख देते, तीसरे के यहाँ पर लिख देते, चौथे के यहाँ पर लिख देते। परिणाम स्वरूप ये होता है कि ये वो डायग्राम न निकालने की वजह से बच्चों के आधे से 1 अंक जो है वो कट जाता है। उसको 2 में से 1 अंक मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 अंक मिलता है, 2 अंक नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उसने उस कृति को निभाया नहीं। कृति क्यों दी गई है कृति पत्रिका में, आपको कृति निभानी होगी, उस तरह से निकालनी होगी और उसी हिसाब से आपको उत्तर लिखने होंगे। उसी तरह से कृति निकाल कर उसमें आंसर लिखने होंगे, तब आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो आपको सही उत्तर आते हुए भी आपने कुछ खामियां रखी तो आपको पूरे अंक नहीं प्राप्त हुए, ये याद रखिए। और इसीलिए हमें उस चीज़ को याद रखकर उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके सही तरह से लिखना है। जहाँ पर कहा गया है पूरे वाक्य में लिखिए, तो वाक्य पूरा लिखना आवश्यक है। नहीं तो इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी अगर हम उसे सुनते नहीं हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे अंक कट सकते हैं। तो इस तरह से ये नॉर्मली प्रश्न पत्र का प्रारूप है। अब इसके नीचे देखिए कोई आवश्यक सूचनाएं दी गई है। कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियाँ पाठ्यपुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। मतलब गद्य विभाग की ई कृति और पद्य विभाग की भी ई कृति, ये दोनों भी पाठ्यपुस्तक की जो स्वाध्याय है उस पर होगी, लेकिन सिर्फ ई, बाकी पर कोई निर्बंध नहीं है। कृति पत्रिका में परिभाषिक शब्दावली की शब्द 12वीं योग भारती पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 से 110 से लेना अनिवार्य। मतलब ये दो जो 109 और 110 पर जो शब्द होंगे उसी में से ही आएंगे, ये याद रखना। कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्यपुस्तक से लेना आवश्यक। मतलब
स्वाध्याय से नहीं, याद रखिए यहाँ पर वाक्य याद रखिए, जो वाक्य होंगे, उदाहरण होंगे, यहाँ पर देखिए जो भी उदाहरण होंगे, वाक्य होंगे, वो उदाहरण तथा वाक्य पाठ्य पुस्तक से होने, मतलब पुस्तक में कहीं से भी लिए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वाध्याय से लिए जाएंगे। बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो पाठ्य पुस्तक से लिए जाएंगे मतलब स्वाध्याय से लिए जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं कि स्वाध्याय में जितने क्वेश्चन है उसका प्रिपरेशन करते हैं व्याकरण के लिए, और फिर तैयारी करके जाते हैं और उसमें कुछ अलग ही क्वेश्चन आते हैं जो स्वाध्याय में नहीं है, फिर ये इनकी गलतियां हो जाती है या इनको समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं हो, इसलिए पहले से ही समझ रखिए कि वाक्य पुस्तक में होंगे, पाठ्य पुस्तक से होंगे, वो निश्चित है, या उदाहरण भी पाठ्य पुस्तक में से होंगे, लेकिन स्वाध्याय में होंगे ही ऐसा नहीं है, स्वाध्याय से बाहर भी हो सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना है और उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है। काल परिवर्तन, अलंकार रस, वाक्य शुद्धिकरण आदि, मुहावरे आदि के लिए ये सभी जो है उदाहरण, वो वाक्य आपके पाठ्य पुस्तक से लिए जाएंगे, ये याद रखिए। अब देखिए जो अंक विभाजन है वो किस तरह से है। अंक विभाजन विधा और कृति के प्रकार के अनुरूप। तो आप देखिए विधा जो है, पहले तो गद्य विधा है, गद्य विभाग हम जिसे कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम कह सकते हैं 10 अंकों के लिए है। लघुत्तरी मार्क्स जो है 10 अंकों के लिए, दीर्घोत्तरी कोई प्रश्न नहीं है, कुल अंक 20 अंकों के लिए है। पद्य विभाग में भी वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं 10 अंकों के लिए है। लघुत्तरी 4 अंकों के लिए, दीर्घोत्तरी 6 अंकों के लिए, कुल 20 अंकों का पद्य विभाग होगा। विशेष अध्ययन जो कनुप्रिया हमारे विशेष अध्ययन के लिए दिया गया काव्य है, उस विशेष अध्ययन में 4 मार्क्स वस्तुनिष्ठ के लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, 6 अंक लघुत्तरी के लिए होंगे, दीर्घोत्तरी कोई क्वेश्चन नहीं है। कुल मिलाकर 10 अंक विशेष अध्ययन के लिए कनुप्रिया के लिए दिए गए हैं। व्यावहारिक हिंदी में और उसके साथ साथ अपठित गद्यांश और परिभाषिक शब्दावली, इन सभी को मिलाकर 20 अंक है। उसमें से वस्तुनिष्ठ 8 है, लघुत्तरी के रूप में 6 है और दीर्घोत्तरी के रूप में 6 है, कुल 20 अंक है। व्याकरण के लिए 10 है और सभी के सभी वस्तुनिष्ठ है, उसमें कोई दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन प्रकार नहीं है, तो कुल 10 अंक उसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुल 42 अंकों का क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, 26 अंकों के लिए लघुत्तरी और ब्रीफ या दीर्घोत्तरी जो हम जिसे कहते हैं बड़े आंसर लिखने के लिए 12 अंकों के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह के कुल 80 अंकों का ये गुण विभाजन, अंक विभाजन जो है आपका वहाँ पर होगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर परसेंटेज में दी गई है। अंक विभाजन कृति के प्रकार के अनुरूप वस्तुनिष्ठ कृतियों के लिए 42 अंक है। कुल 80 मार्क्स में से 42 अंक मतलब 52.5% होंगे। विकल्प के साथ वो 52 से बढ़कर 68 होते हैं। हम 42 अंकों के कम से कम है, लेकिन विकल्प के साथ अगर देखे जाए तो कुल मिलाकर 80 अंक ही आपके परीक्षा के लिए जांचे जाते हैं, लेकिन कुल कृति पत्रिका होती है 125 अंकों की ऑप्शन के साथ। तो उसमें अगर हम देखें तो कुल ऑप्शन के साथ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 68 अंकों के। कुल अगर देखा जाए तो उसका वेटेज होगा 54.40%। लघुत्तरी क्वेश्चन जो होंगे 26 अंकों के लिए 32.5% और 39 विद ऑप्शन 39 अंकों के हो गए 31.20%। उसके बाद दीर्घोत्तरी 8 अंकों के लिए 15% और विथ ऑप्शन 18 मार्क्स के लिए होंगे 14.40%। ऐसे कुल मिलाकर 80 अंकों का क्वेश्चन होगा, 100% का वेटेज 52, 32 और 15। विकल्प के साथ अगर देखें तो 68, 39 और 18 125 अंकों का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा या प्रश्न कृति पत्रिका होगी, और 54.40 वस्तुनिष्ठ, 31.20 लघुत्तरी और 14.40 दीर्घोत्तरी। ऐसे 100% 125 अंकों का जो विकल्प के साथ प्रश्न पत्र है उसको हम देख सकते हैं। अब उसके बाद उद्देश्य के अनुसार अगर अनुरूप हम अंक विभाजन देखें तो ज्ञान आपके ज्ञान या आपने कितना समझा है उसको जांचने के लिए 21 अंक होंगे, 26.25%। आकलन के लिए 25 अंक होंगे, आपने कितना समझा है, और 31.25। उपयोजन, आपने जो समझा है उसका प्रयोजन आप कैसे कर सकते हो, उपयोजन जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं,
तो वो 25 मार्क्स के लिए 24 मार्क्स के लिए हो गया 30%। कौशल 10 अंक के लिए, जो कौशल आपके देखने के लिए 10 अंक होंगे 12.50%। कुल मिलाकर 80 अंक, ऐसे 100% का वेटेज जो है वो वहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्न पत्र का प्रारूप है, इस साल के प्रश्न पत्र का प्रारूप है हिंदी का। और इस प्रश्न पत्र के प्रारूप में एक बात याद रखिए कि कोरोना के वजह से जो पाठों को घटाया गया है उन पाठों का इसमें समावेश नहीं है, उसको निकालकर बचे हुए सिलेबस पर आधारित इस तरह की कृति पत्रिका आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली है, उसको आप याद रखना है। फिर भी एक बात याद रखिए कि जो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक से निकाल दिए गए हैं, लेकिन उसके आधार पर जो शब्द संपदा का प्रश्न है और उसके साथ साथ व्याकरण का जो अंश है वो आपके पाठ्यक्रम में कायम है, उसे नहीं हटाया है। सिर्फ टेस्ट कंटेंट को हटाया गया है, उस लिटरेचर को हटाया गया है, उससे जुड़े हुए शब्द संपदा भी नहीं हटाई गई है और उससे जुड़े हुए व्याकरण के प्रश्न भी नहीं हटाए गए हैं। तो उनका अध्ययन हमें करना ही होगा, उन्हें याद रखना होगा, उसको समझना होगा। बाकी पूरा जो सिलेबस है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे कुल 2 पाठ हो चुके हैं, बाकी जो बचे हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आज प्रश्न पत्र का प्रारूप आ गया, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको समझाने के लिए वीडियो बनाकर आपके लिए दे दिया है। तो यहाँ पर आज हम रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।